हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से कई बार मैंने मांग उठाई है कि टीकमगढ़ जिले में एक उद्योग स्थापित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई एजुकेशन पाके लोग दूसरे शहरों में नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पर एक उद्योग फैक्ट्री लगना चाहिए जिससे लोगों को यहीं पर रोजगार उपलब्ध हो। वो हम प्रयास करेंगे निरंतर, जो संविधान के दायरे में आकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से मजबूर करेंगे और मांग करते रहेंगे। युवा ही देश का भविष्य है और एक कहावत कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा और एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक बेस वोट होता है, पार्टी की रीढ़ होता है। तो युवा ही देश की राजनीति तय करता है। तो युवाओं पर हमारी विशेष नजर रहेगी। युवाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे, उनके हक व अधिकार, उनको सम्मान देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार के लिए हम सर्वप्रथम जहां पर जैसे खाद्य विभाग हो गया, तहसील विभाग हो गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फीस निर्धारित की जाती है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि वहां पर एक मेन्यू चार्ट लगाकर उनकी रेट निर्धारित करके, चाहे लोक सेवा हो, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार होता है, तो मेन्यू चार्ट के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचार पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही व्यक्ति के भविष्य और परिवार की खुशहाली की कल्पना की जा सकती है और हमारा प्रयास है कि सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में पदाधिकारी हैं जो निरंतर हमसे संपर्क में हैं। कहीं पर लाइट की, कहीं पे पानी की, बिजली की जो भी समस्याएं होती हैं हमको अवगत कराते रहते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक गांव में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको निराकरण करके। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में। आज हम ऐसे शख्सियत से बातचीत कराने के लिए लाए हैं जहां पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम उनसे मिलाते हैं। ये है राम कुमार यादव जी। इनसे हम जानेंगे उनका जो व्यक्तिगत परिचय और उन्होंने राजनीतिक शुरुआत कहां से की और राजनीति में आने का इनका क्या कारण रहा। बताएं राम कुमार जी। सर्वप्रथम नो फिकर न्यूज की पूरी टीम और जो आप शानदार टीकमगढ़ जिले में हमेशा निष्पक्ष खबर, जमीन से जुड़ी हुई खबर दिखाते हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। तो आप बताएं, आपके जो अभी तक आपने कितने ज्ञापन दिए हैं और इसके बारे में आप बताएं मुझे दर्शकों को। अभी तक हमने आम जनता से जुड़ी हुई मांगों को लेकर 90 ज्ञापन टीकमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में जनता के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दिए हैं। तो आपकी क्या उपलब्धियां हैं वे बताएं। हमें ज्ञापन के माध्यम से कई कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। जैसे कि बल्दोगढ़ बाईपास की हमने मांग की थी, खरगापुर तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम, उसमें हमने सफलता पाई है। पलेरा से खुमानगंज का रोड है जो, उसमें सफलता पाई है। साथ साथ में जब किसान ऐसी मुसीबत में खड़ा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसको खाद के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता, एक विशाल चक्का जाम करके कई हजारों किसानों को हम लोगों ने खाद उपलब्ध कराया। साथ साथ में नगर पलेरा की सभी वार्डों की साफ सफाई को लेकर कई हेडपंप एवं पुलिया निर्माण तक के कार्य में हमने सफलता प्राप्त की है। आगे भी संघर्ष करके कई काम में हम विजय प्राप्त करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है। जिले में जो आपने पहचान बनाई है उसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे। सर्वप्रथम जो मेरी आज पहचान बनी है उसके लिए मैं एक एक कार्यकर्ता एवं पत्रकार साथियों का
हृदय की गहराई से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमेरा मुसीबत के समय जब जब मैं जनता के हक अधिकार की लड़ाई शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ी है, पत्रकारों ने, कार्यकर्ताओं ने मनोबल को कमजोर होने नहीं दिया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। तो आपका आगे का क्या लक्ष्य है? आप राजनीति में आके क्या करना चाहते हैं? राजनीति में आने का मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है कि राष्ट्र प्रेम है, धर्म हमारा, जन सेवा है, कर्म हमारा। जनता की सेवा करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि जब शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिले तो हमारा यही प्रयास रहता है कि उनकी मदद करें, उनके बीच में रहें। और आगे यदि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमारे कार्यों की जानकारी है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हमारे बारे में बहुत अच्छे से परिचित है, बुंदेलखंड के सभी नेताओं को हमारे बारे में जानकारी है कि हम 24 घंटा जनता के लिए समर्पित रहते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और पार्टी ने चाहा है तो हम आगे जो भी पार्टी डिसाइड करेगी उसके लिए हम तैयार हैं। राजनीति में आने की आपकी मुख्य वजह क्या है? मैं पीजी कॉलेज टीकमगढ़ में एक छात्र संघ का अध्यक्ष था। उस समय जब मैंने एमएससी पास आउट करी तो एक प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता था, लूपिन फार्मा कंपनी। वहां पर अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। मैंने सोचा वहां पर केवल स्टाफ और वर्कर तक ही मेरी पहचान है, और राजनीति में आकर जनता की मदद करें, गूंगी अंधी बहरी सरकार को जगाने का काम करें, ज्ञापन दें तो लाखों में और करोड़ों में एक पहचान बनेगी। वही हम काम कर रहे हैं, वही हमें प्रेरणा मिली कि राजनीति में आना चाहिए। आपकी पार्टी की 3 प्रमुख प्राथमिकताएं क्या हैं? पार्टी की सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और नेताजी की विचारों पर, लोहिया जी के विचारों पर चलने के लिए उनकी बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित उनके हक व अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग सर्वप्रथम संगठन को मजबूत करके, पार्टी को मजबूत करके जनता के हक व अधिकार की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेंगे। यही हमारी प्राथमिकताएं हैं। तो नेताजी बताएं कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आप किसे मानते हैं? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पलायन और बेरोजगारी की। जिससे आप कैसे निपटेंगे? इससे हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से कई बार मैंने मांग उठाई है कि टीकमगढ़ जिले में एक उद्योग स्थापित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाई एजुकेशन पाके लोग दूसरे शहरों में नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पर एक उद्योग फैक्ट्री लगना चाहिए जिससे लोगों को यहीं पर रोजगार उपलब्ध हो। वह हम प्रयास करेंगे निरंतर, जो संविधान के दायरे में आकर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से मजबूर करेंगे और मांग करते रहेंगे। युवाओं को राजनीति में कैसे जोड़ना चाहेंगे आप? युवा ही देश का भविष्य है, और एक कहावत कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा और एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक बेस वोट होता है, पार्टी की रीढ़ होता है। तो युवा ही देश की राजनीति तय करता है। तो युवाओं पर हमारी विशेष नजर रहेगी। युवाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे, उनके हक व अधिकार, उनको सम्मान देने का काम करेंगे। आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? भ्रष्टाचार के लिए हम सर्वप्रथम जहाँ पर जैसे खाद्य विभाग हो गया, तहसील विभाग हो गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फीस निर्धारित की जाती है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि वहाँ पर एक मेन्यू चार्ट लगाकर उनकी
रेट निर्धारित करके, चाहे लोक सेवा हो, कई ऐसे विभाग हैं जहां पर बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार होता है, तो मेन्यू चार्ट के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचार पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बताइए कि शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही व्यक्ति के भविष्य और परिवार की खुशहाली की कल्पना की जा सकती है, और हमारा प्रयास है कि सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जनता की शिकायतें आप तक कैसे पहुंचती हैं, ये बताएं। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में पदाधिकारी हैं जो निरंतर हमसे संपर्क में हैं। कहीं पर लाइट की, कहीं पे पानी की, बिजली की जो भी समस्याएं होती हैं हमको अवगत कराते रहते हैं। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक गांव में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको निराकरण करके निपटारा जाए। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रही, बताएं। राजनीतिक जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। सर्वप्रथम तो ऐसे कि प्रत्येक दल चाहता है कि यहाँ पर दूसरा दल सक्रिय ना हो जाए। कई बार मैंने देखा है, जब मैंने ज्ञापन के कार्यक्रम किए हैं, बड़े आंदोलन किए हैं, तो हमारे पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रोकते हैं कि उस कार्यक्रम में ना जाओ, क्योंकि उनको एक समाजवादी पार्टी के छोटे से सिपाही से डर लग रहा है। और मुझे बड़ी ही हर्ष और खुशी होती है कि 1000 भारतीय जनता पार्टी पर एक सपा का सिपाही भारी है। तो आप ये बताएं कि जो आपके क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए आप कोई सुझाव दे सकते हैं तो बताएं। हमारे यहाँ पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जैसे यहाँ गन्ना मिल की भी अपार संभावनाएं हैं। साथ साथ में यहाँ पर फूड से जुड़ी हुई कई चीजें यहाँ पर लग सकती हैं। आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या है? मेरी अभी तक की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि ये है कि हजारों किसानों को डीएपी खाद दिलवाया, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पलेरा थाना तिगैला के सामने एक विशाल चक्का जाम करके जनता और किसानों की मदद करने का काम किया। उस उपलब्धि को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो आप अगर चुने गए तो आप पहली बार 100 दिनों में क्या काम करेंगे और क्या कदम उठाएंगे? सर्वप्रथम यदि हमें मौका मिलता है, समाजवादियों को मौका मिलता है, तो समाजवादियों का विकास से बहुत पुराना संबंध रहा है और वो करके दिखाएंगे जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा। सबसे पहले युवाओं के लिए संभावनाएं देखेंगे, साथ साथ में सड़क निर्माण, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कई मुद्दे हैं, इन पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। क्या आप इस योजना को लागू करने के लिए समय सीमा बता सकते हैं क्या? जैसे ही हमें मौका मिलता है, मौका मिलने के बाद इस पर एक्शन चालू कर देंगे और बहुत जल्दी उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपके विरोधी कहते हैं कि आपकी योजनाएं व्यवहारिक नहीं है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादियों की योजनाएं के बारे में केवल जो प्रेजेंट में सरकार है, केवल घोषणावीर सरकार है। समाजवादियों ने लैपटॉप दिए हैं, कन्या विद्याधन दिया है, किसानों की कर्जा माफ किए हैं, नोएडा मेट्रो दी है, लखनऊ मेट्रो दी है, गोमती रिवर फ्रंट दिया है, लखनऊ एकाना स्टेडियम दिया है,
यदि मैं ये योजना गिराऊं तो कई योजनाएं ऐसी हैं जो समाजवादियों ने करके दिखाई हो, इतिहास में दर्ज है। राजनीति में आने के पीछे आपकी मुख्य प्रेरणा क्या है? राजनीति में आने की सबसे वजह ये है कि जनता जो परेशान है उनकी परेशानियों को कम करके, उनकी मदद करके उनको खुशहाल रखना ही हमारी प्राथमिकता है। आपके राजनीतिक सफर में आपको क्या मुख्य सबक सिखाए? हमारे शीर्ष नेताओं व समाजवादी पार्टी की विचारधारा यही रही है कि हमेशा दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, उनके हक, अधिकार, सम्मान और उनकी मदद करना ही हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। आपके कार्यकाल में शीर्ष 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी जो आप आने वाले समय में इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद जो आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी वो बताएं। मेरी 3 प्राथमिकताएं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जो 3 महत्वपूर्ण देश के लिए मुद्दे हैं, यही हमारी प्राथमिकताएं हैं। बेरोजगारी, महंगाई जैसी आर्थिक चुनौतियों को लेकर आपकी क्या योजना है? बेरोजगारी अभी की बात की जाए तो इतनी बढ़ गई है कि नौजवान युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है नौकरी के लिए, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं सारे प्राइवेट टेंडरों के हाथों में बेच दिए गए हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि जब नौजवान खुशहाल होगा, उनको हाथों में नौकरी और रोजगार होगा, तभी भारत डेवलपमेंट और तरक्की कर सकता है। आप युवाओं को राजनीति में जोड़ने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? युवाओं के लिए भारत एक युवा ही भारत का भविष्य तय करता है, और जब युवा के लिए मेरा यही कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में राजनीति में आएं और राजनीति में आके मिलकर ये सशक्त और मजबूत और शक्तिशाली भारत को बनाएं। आप नागरिकों की प्रतिक्रिया और सुझावों को अपने काम में कैसे शामिल करेंगे? मैं सर्वप्रथम जैसी मुझे मौका मिलता है, और अभी हमारे क्षेत्र में गांव-गांव में पदाधिकारी हैं, तो जिसको जो समस्याएं होती हैं तो हमारे लोग क्षेत्र में मौजूद हैं, उनके माध्यम से मुझे पता चलता है। और जैसे ही हम इलेक्शन जीतेंगे तो अलग से एक समस्या निराकरण का एक अलग से वो बनाएंगे बॉक्स टाइप का, जिसमें जो भी समस्या है तो उसमें चिट्ठी लिख कर डालें, उसका हम निराकरण करेंगे। तो हमें बताइए, अगर आपको पार्टी समाजवादी पार्टी अगर मौका देती है तो आप कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, और इसके लिए आप बताएं। समाजवादी पार्टी भारत की तीसरे नंबर की सबसे मजबूत पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी युवा हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। और पिछली अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो लास्ट टाइम पर मेरा टिकट कट गया था, वहां पर शीर्ष नेताओं ने अपनी बात के लिए सहमति जताई थी, लेकिन आखिरी टाइम पर किसी कारणवश मेरा टिकट कट गया था। यदि मुझे अब की बार मौका मिलता है तो मजबूती से समाजवादी पार्टी की विचारधारा वो यहाँ पर पलायन, नौकरी, रोजगार की अपार संभावनाएं खोल कर देंगे। तो समाज में एकता व समरसता बढ़ाने के लिए आपके क्या कदम होंगे? हमारी यही सोच है कि सभी समाज में भाईचारा बना रहे। जो समाज में नफरत खाई पैदा करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन हो। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल करते हैं, किसी समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही हमारी प्राथमिकता है। भाईचारा पैदा हो, और समाजवादियों ने हमेशा भाईचारा बनाया है, इसलिए समाजवादी लोग अक्सर एक जो हमारा पुराना नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही हमारा प्राथमिकता है। इसी नारे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष राम कुमार यादव जी, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के। तो इनसे आज हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और जाना कि कैसे जो मुद्दों पर लेकर उन्होंने बेबाकी से अपना अंदाज में जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करती है तो उन्हें कहाँ से उन्हें चुनाव लड़ाना है, और जो पार्टी अगर उन्हें मौका देती है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए आज धन्यवाद।